आज हम क्लास 9th की साइंस बुक से चैप्टर टिश्यूज इन एक्शन के नोट्स को पढ़ने जा रही हैं। पहले है आपके सामने इंट्रोडक्शन। लिखा है कि दोस्तों हर जीवित प्राणी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है। यह सेल बार बार डिवाइड होकर बहुत सारे नए सेल्स बनाता है। जैसे जैसे ये सेल ग्रो करते हैं ये अलग अलग कामों के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ सेल्स मिलकर स्किन बनाती हैं, कुछ सेल्स मिलकर मसल्स बनाती हैं, कुछ सेल्स मिलकर बोन्स बनाती हैं और कुछ सेल्स मिलकर नर्व्स बनाती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनाइजेशन का एक निश्चित क्रम होता है। जैसे सेल से मिलकर बना टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। यानी ऐसे समझिए कि कई सेल मिलकर एक टिश्यू बनाती हैं, कई टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बनाती है और कई ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाती है और सभी ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म यानी एक पूरा जीव बनाती हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे शरीर में लंग्स, हार्ट और दूसरे ऑर्गन मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरे सिस्टम बनाती हैं। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ टिश्यू? टिश्यू क्या है? टिश्यू एक समान प्रकार की सेल्स का एक ग्रुप होता है जो मिलकर एक स्पेशलाइज फंक्शन करती हैं। एग्जाम्पल के लिए मसल टिश्यू शरीर को मूवमेंट करने की मदद करता है। नर्वस टिश्यू शरीर की अलग अलग भागों को मैसेज या सिग्नल पहुंचाता है। अब इंपॉर्टेंस क्या है टिश्यू का? कि टिश्यू का सबसे बड़ा महत्व यह है कि ये डिवीजन ऑफ वर्क को संभव बनाती हैं। मतलब हर टिश्यू का एक निश्चित काम होता है। जब अलग अलग टिश्यूज अपने अपने काम करते हैं तो ऑर्गेनिज्म अधिक एफिशिएंट हो जाता है और कठिन कार्य को भी आसानी से कर पाता है। जैसे किसी स्कूल में अलग अलग टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, उसी तरह शरीर में अलग अलग टिश्यू अलग अलग काम करते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज डिफरेंट? व्हाई आर प्लांट्स एंड एनिमल्स टिश्यूज डिफरेंट? प्लांट्स और एनिमल की स्ट्रक्चर, लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन की विविध अलग होती है, इसीलिए इनके टिश्यूज भी अलग होते हैं। जैसे मूवमेंट, प्लांट्स एक जगह पर स्थिर रहती हैं, वे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, जबकि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और मूवमेंट कर सकती हैं। इसीलिए एनिमल्स में मूवमेंट के लिए विशेष टिश्यूज विकसित होते हैं। सेकंड बात करें सेल वॉल की। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। यह सेल वॉल कोशिका को मजबूती और रिजिडिटी देती है, यानी ये सेल वॉल सेल को मजबूत बनाती है, कठोर बनाए रखती है। जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, इसी कारण उसके सेल्स अधिकतर फ्लेक्सिबल होती हैं और आसानी से उनका शेप बदल सकता है। थर्ड बात करें न्यूट्रिशन की, तो प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाती है। वे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फूड तैयार करती हैं, जबकि एनिमल्स अपना भोजन खुद नहीं बना पाते। वे भोजन दूसरों से हासिल करते हैं और उसे डाइजेस्ट करती हैं। नेक्स्ट ग्रोथ। प्लांट में ग्रोथ केवल कुछ भागों में होती है जिन्हें मेरिस्टेम्स कहा जाता है। एनिमल्स में ग्रोथ शरीर के कई भागों में हो सकती है। इसी कारण एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू की स्ट्रक्चर अलग होती है। बात करें शेप फ्लेक्सिबिलिटी की, तो सेल वॉल होने के कारण प्लांट सेल की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। एनिमल्स में सेल वॉल ना होने के कारण एनिमल सेल ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, इसीलिए एनिमल टिश्यू प्लांट टिश्यू की तुलना में ज़्यादा लचीले होते हैं। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, टिश्यूज फॉर ग्रोथ इन प्लांट। अब हम पढ़ेंगे टिश्यूज फॉर ग्रोथ इन प्लांट, यानी पौधों में वृद्धि करने वाले टिश्यू। मतलब प्लांट लगातार बढ़ते रहती है, उनकी ग्रोथ के लिए कुछ स्पेशल प्रकार के टिश्यूज होते हैं जिन्हें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कई सेल्स होती हैं जो लगातार सेल डिवीजन करती रहती हैं। इन्हीं की वजह से पौधों में ग्रोथ होती है। अब पौधों में जो ग्रोथ होती है वे भी 3 प्रकार से होती है। फर्स्ट, इंक्रीज इन लेंथ, यानी लंबाई में बढ़ोतरी होना। जब पौधों की स्टेम की हाइट बढ़ती है या रूट की लेंथ बढ़ती है तो इसे लेंथ ग्रोथ कहती है और यह ग्रोथ एपिकल मेरिस्टेम के कारण होती है। एपिकल मेरिस्टेम स्टेम और रूट्स के टिप पर पाया जाता है। सेकंड, इंक्रीज इन गिर्थ, यानी मोटाई में बढ़ोतरी होना। जब स्टेम की थिकनेस यानी मोटापा या फिर डायमीटर बढ़ता है तो इसे गिर्थ ग्रोथ कहती हैं। यह ग्रोथ लेटरल मेरिस्टेम के कारण होता है। थर्ड, रीग्रोथ आफ्टर कटिंग और ग्रेजिंग। कई बार पौधों को काट दिया जाता है या जानवर घास चर लेती हैं, फिर भी पौधे दोबारा बढ़ जाती हैं। यह फंक्शन इस इंटरकैलरी मेरिस्टेम कराता है कि पौधे कटने या
खाए जाने के बाद भी दोबारा बढ़ जाती हैं। ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन सभी प्रकार की ग्रोथ के लिए लगातार डिवाइड होने वाली सेल्स की जरूरत होती है। ऐसे डिवाइडिंग सेल मिलकर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एपिकल मेरिस्टेम, हाउ डू प्लांट ग्रोथ इन लेंथ। अब बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेम की, कि प्लांट्स की रूट और शूट के टिप पर ग्रोथ जोन्स होती हैं। इन्हें एपिकल मेरिस्टेम्स कहा जाता है। ये सेल लगातार डिवाइड होकर नई सेल्स बनाती हैं, जिससे पौधों की लंबाई बढ़ती है। जैसे ओनियन बल्ब का एक एक्सपेरिमेंट ले। एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि रूट्स केवल अपने टिप से ही बढ़ती हैं। जब रूट्स टिप्स को काट दिया जाता है तो रूट्स की ग्रोथ रुक गई। इससे यह सिद्ध हुआ कि रूट टिप्स पर मौजूद एपिकल मेरिस्टेम ही लेंथ ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होती है। याद रखने वाली बात है कि एपिकल मेरिस्टेम इक्वल्स इंक्रीज इन लेंथ। नेक्स्ट है लेटरल मेरिस्टेम। कुछ पौधे, विशेषकर डाइकोट प्लांट की स्टेम समय के साथ मोटी होती है। यह मोटाई बढ़ाने का काम लेटरल मेरिस्टेम कराता है। यह स्टेम में एक रिंग की तरह पाया जाता है जो लगातार नई सेल्स बनाता रहता है। नई सेल्स अंदर और बाहर दोनों ओर बनती हैं। इससे स्टेम का डायमीटर बढ़ता जाता है। एनुअल ग्रोथ रिंग, जब किसी पेड़ के तने को काटा जाता है तो उसमें कई गोल गोल रिंग्स दिखाई देती हैं। इन रिंग्स को एनुअल ग्रोथ रिंग्स कहती हैं। ये रिंग्स लेटरल मेरिस्टेम की एक्टिविटी से बनती हैं। साइंटिस्ट इन रिंग्स को गिनकर पेड़ की उम्र का अनुमान लगाते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वेट ईयर में रिंग्स चौड़ी बनती हैं। ड्राई ईयर में यानी सूखे सालों में ये रिंग्स पतली यानी नैरो बनती है। रिमेंबर, याद रखने वाली बात है कि लेटरल मेरिस्टेम यानी मोटापे में पेड़ की मोटाई में बढ़ना। नेक्स्ट है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, हाउ डू प्लांट ग्रो आफ्टर बीइंग कट, कि पेड़ काटे जाने के बाद भी कैसे बढ़ती हैं। जब किसी यंग स्टेम का टिप काट दिया जाता है और तो उसकी लंबाई बढ़ना बंद हो सकती है, लेकिन स्टेम के नोड्स से नई ब्रांचेस निकलने लगती है। ऐसा इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से होता है। यह टिश्यू नोड्स के ऊपर या इंटरनोड्स के बेस पर पाया जाता है। एग्जाम्पल जैसे ग्रास, जब घास को काटा जाता है या जानवर चर लेते हैं तब भी घास फिर से उग जाती है। हेड्स यानी झाड़ियाँ, जब झाड़ियाँ प्लांट्स की ट्रिमिंग की हेड्स प्लांट्स की यानी झाड़ियों की ट्रिमिंग की जाती है तो वे और ज़्यादा घनी हो जाती हैं। यह इंटरकैलरी मेरिस्टेम की एक्टिविटी के कारण होता है। यहाँ पर की टर्म्स दिए गए हैं। नोड्स, नोड्स क्या है? स्टेम की वह जगह जहाँ से लीव्स या ब्रांचेस निकलती हैं उसे नोड्स कहती हैं। इंटरनोड्स यानी दो नोड्स के बीच वाली स्टेम के भाग को इंटरनोड कहते हैं। अब याद रखने वाली बात है कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम यानी रीग्रोथ आफ्टर कटिंग, कटने के बाद भी प्लांट का फिर से ग्रोथ होना इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहलाता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल। अब जानते हैं कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स की इंपॉर्टेंस क्या है। ये सेल्स रैपिड सेल डिवीजन के लिए विशेष रूप से अडेप्टेड होती हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आकार में छोटी होती हैं, सेल वॉल इसकी पतली होती है, न्यूक्लियस बड़ा और क्लियर होता है, साइटोप्लाज्म इसमें घना होता है, साथ ही इसमें ऑर्गेनेलीज होती हैं। वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं या बहुत छोटे होते हैं क्योंकि वे डिवीजन के लिए जरूरी जगह को घेर सकती हैं। सेल्स आपस में बहुत टाइटली पैक्ड रहती हैं और इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। अब पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यू क्या होता है। हमने पढ़ा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लगातार नई सेल्स बनाती रहती हैं, लेकिन कुछ नई बनी हुई सेल्स एक समय बाद डिवाइड करना बंद कर देती हैं और किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए स्पेशलाइज हो जाती हैं। ऐसे स्पेशलाइज सेल को परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। डिफ्रेंसिएशन, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बनने की प्रोसेस को डिफ्रेंसिएशन कहती हैं। मतलब जब डिवाइडिंग सेल किसी विशेष कार्य के लिए अपना रूप और काम बदल लेता है तो उसे डिफ्रेंसिएशन कहती हैं। अब बात करती हैं परमानेंट टिश्यू के टाइप्स के बारे में। फर्स्ट है सिंपल परमानेंट टिश्यू और सेकंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू मतलब यह केवल एक ही प्रकार की टिश्यू से बना होता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी यह एक से ज़्यादा प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है प्रोटेक्टिव टिश्यू, एपिडर्मिस। प्लांट बॉडी की सबसे बाहरी सुरक्षा परत को एपिडर्मिस कहते हैं
और इसे प्रोटेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। यह एक सिंगल लेयर को टाइटली पैक सेल से बनी होती है। इसका मुख्य काम पौधों की सुरक्षा करना होता है। कटिकल्स, एपिडर्मिस की सेल्स के ऊपर एक मोम जैसी परत होती है जिसे कटिकल्स कहती हैं। कटिकल का फंक्शन है वाटर लॉस को कम करती है, प्लांट की सुरक्षा करती है। ड्राई एरिया में रहने वाले पौधों में कटिकल्स अधिक मोटी होती है। रूट्स हेयर, रूट्स में एपिडर्मिल सेल रूट्स हेयर बनाती है। रूट्स हेयर बाल जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं। फंक्शन है इसका एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाती है, सोइल से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। नेक्स्ट है स्टोमेटा। लीव्स की एपिडर्मिस में छोटे छोटे पोर्स होती हैं, छोटे छोटे होल्स, जिन्हें स्टोमेटा कहती हैं। स्टोमेटा का काम क्या है? गैसेस एक्सचेंज में मदद करना, ट्रांसपीरेशन में मदद करना, वेस्ट गैसेस को बाहर निकालना। नेक्स्ट है ट्रांसपीरेशन पुल। जब लीव्स से वाटर वेपर बाहर निकलता है तो ट्रांसपीरेशन होता है। इससे एक पुलिंग फोर्स बनती है जिसे ट्रांसपीरेशन पुल कहती हैं। यह फोर्स वाटर को रूट्स के ऊपर की ओर जाइलम के जरिए से खींचने में सहायता करती है। नेक्स्ट है सपोर्टिंग टिश्यू या फिर सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब हम 3 इंपॉर्टेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है पेरेंचाइमा, सेकंड कोलेंचाइमा और थर्ड स्क्लेरेंचाइमा। ये टिश्यूज पौधों को सपोर्ट और स्ट्रेंथ देती हैं। फर्स्ट है पेरेंचाइमा टिश्यू। यह सबसे नॉर्मल सिंपल परमानेंट टिश्यू है। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो लिविंग सेल्स इसमें होते हैं। सेल वॉल इसकी पतली होती है, सेल्स लूजली पैक होती हैं, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस पाई जाती हैं। इसका फंक्शन है फूड और वाटर स्टोर करना, क्लोरोफिल होने पर फोटोसिंथेसिस कराना, टेम्पररी सपोर्ट देना। आसान शब्दों में याद रखने के लिए कहें तो पेरेंचाइमा स्टोरेज टिश्यू है। नेक्स्ट है कोलेंचाइमा टिश्यू। यह टिश्यू प्लांट्स पार्ट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, यानी उन्हें लचीला बनाता है। इसका स्ट्रक्चर लिविंग सेल्स होती हैं, सेल वॉल्स कोने पर अनइवनली टाइटली पैक होती हैं। इसका काम है फ्लेक्सिबिलिटी देना, यानी लचीलापन बनाना। स्टेम और लीफ स्टोल को बिना टूटे बेंड होने देना। एग्जाम्पल है जब तेज हवा चलती है तब पौधों की डंडियां झुकती है लेकिन टूटती नहीं, तो इसमें कोलेंचाइमा मदद करता है। तो कोलेंचाइमा से आप याद रख रहिए फ्लेक्सिबिलिटी टिश्यू। कोलेंचाइमा एक फ्लेक्सिबिलिटी टिश्यू है। नेक्स्ट है स्क्लेरेंचाइमा टिश्यू। ये टिश्यू पौधों को ज़्यादा मजबूती देता है। इसका स्ट्रक्चर डेड सेल होते हैं, इसमें सेल्स वॉल इसकी मोटी होती है और वॉल्स में लिग्निन पाया जाता है। इसका फंक्शन, इसके काम क्या है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ में मदद करना, प्लांट पार्ट्स को हार्ड और रिजिडिटी बनाए रखना, यानी कठोर और मजबूत बनाए रखना। एग्जाम्पल के तौर पर नारियल का कठोर खोल और बीजों का सख्त परत स्क्लेरेंचाइमा के कारण होती है। तो इसी याद के लिए वर्ड याद रखें कि स्क्लेरेंचाइमा इक्वल्स टू स्ट्रेंथ टिश्यू, मतलब स्क्लेरेंचाइमा मजबूत टिश्यू की वजह से होती है। स्क्लेरेंचाइमा की वजह से टिश्यूज मजबूत होते हैं। नेक्स्ट है की टर्म्स। यहाँ पर हमने ये वर्ड्स पढ़े, इनके बारे में फिर से पढ़ेंगे। कटिकल्स, कटिकल्स मतलब एपिडर्मिस पर मौजूद वैक्सी लेयर जो वाटर लॉस कम कराती है। रूट हेयर, रूट एपिडर्मिस की हेयर लाइक प्रोजेक्शन है जो एब्जॉर्प्शन बढ़ाती है। स्टोमेटा, लीव्स पर मौजूद टाइनी पोर्स होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ट्रांसपीरेशन पुल, वह फोर्स जो वाटर को जाइलम्स के ऊपर से खींचती है। और डिफ्रेंसिएशन, वह प्रोसेस जिसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स स्पेशलाइज होकर परमानेंट टिश्यू बन जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टिंग टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसमें लिखा है कि प्लांट के अंदर वाटर, मिनरल्स और फूड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिश्यूज होते हैं। इन्हें कंडक्टिंग टिश्यू या वस्कुलर टिश्यू कहा जाता है और ये 2 तरीके के होते हैं, जाइलम और फिलोम। क्योंकि ये एक से अधिक टाइप्स के सेल से बने होती हैं, इसीलिए इन्हें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। बात करें पहले जाइलम की। जाइलम का स्पेशल वर्क ये होता है कि रूट से वाटर और मिनरल्स को प्लांट के दूसरे भागों तक पहुंचाना। मतलब जाइलम रूट से वाटर और मिनरल्स को प्लांट के दूसरे भागों तक पहुंचाता है। याद रखिए जाइलम वाटर को ऊपर की ओर ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम कई प्रकार के सेल से मिलकर बना होता है। अब बात करें कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम की। कंपोनेंट्स है इसमें ट्रेचिड्स यानी टर्बुलर स्ट्रक्चर होता है। इसमें थिक वॉल्स होती हैं, डेड सेल्स होती हैं। इसका काम वाटर ट्रांसपोर्ट करना है। नेक्स्ट है वेजल्स,
लंबी ट्यूबुलर सेल होती है, ये थिक वॉल्ड होती है, इसमें ये ड्राई सेल होती है, इसमें ये वाटर ट्रांसपोर्ट में अधिक एफिशिएंट बनती है। नेक्स्ट है जाइलम पैरेन्चाइमा। जाइलम का एकमात्र लिविंग कंपोनेंट है, फूड स्टोरेज में मदद करता है। नेक्स्ट है जाइलम फाइबर। स्क्लेरेंचाइमा जैसी सेल होती है, स्ट्रेंथ देता है ये। नेक्स्ट है जाइलम रे सेल, रिजिडल ट्रांसपोर्ट में सहायता करती है, ज़्यादातर डेड सेल होती हैं इसमें। आसान भाषा में याद रखें कि जाइलम इक्वल्स वाटर प्लस मिनरल्स। फिलोम। अब बात करते हैं फिलोम की। फिलोम का मुख्य कार्य लीव्स में बने फूड को प्लांट के बाकी भागों तक पहुंचाना है। यह मुख्य रूप से शुगर को ट्रांसपोर्ट करता है। कंपोनेंट हैं फिलोम के सीव ट्यूब्स, मतलब इसमें लंबी ट्यूबुलर सेल होती है, एंड टू एंड जुड़ी होती है, लिविंग सेल होती हैं और फूड ट्रांसपोर्ट का मुख्य कार्य करती है। सेकंड, कॉम्पेनियन सेल, मतलब इसमें स्पेशलाइज पैरेन्चाइमा सेल होती हैं, सीव्स ट्यूब्स के कार्य को कंट्रोल करती है, फूड ट्रांसपोर्ट बनाए रखती है। नेक्स्ट है फिलोम पैरेन्चाइमा। फिलोम पैरेन्चाइमा फूड स्टोर करती है। फिलोम फाइबर, स्क्लेरेंचाइमा फाइबर्स होती हैं, स्ट्रेंथ देती है ये, मतलब इसमें स्क्लेरेंचाइमेंटेजियस फाइबर होती है, और स्क्लेरेंचाइमा हमने पढ़ा कि स्क्लेरेंचाइमा की वजह से स्ट्रेंथ मिलती है, मजबूती। तो आसान भाषा में याद करें कि फिलोम फूड के लिए बनी है, मतलब जाइलम से वाटर और फिलोम से फूड। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और फिलोम फूड। नेक्स्ट है टिश्यू सिस्टम इन प्लांट। अब हम टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट टिश्यू मिलकर 3 टिश्यू सिस्टम बनाती हैं। फर्स्ट है डर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और थर्ड वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। पहले बात करते हैं डर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में। यह प्लांट की आउटर कवरिंग बनाता है। इसका मुख्य भाग एपिडर्मिस है। इसका फंक्शन है इनर पार्ट्स की प्रोजेक्शन करता है, ये वाटर लॉस कम करता है, भारी नुकसान से पौधों की रक्षा करता है, मतलब डर्मल डिफेंस करता है, बचाव करता है। नेक्स्ट है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। यह प्लांट बॉडी का मुख्य भाग बनाता है। इसमें शामिल है पैरेन्चाइमा, कोलेन्चाइमा और स्क्लेरेंचाइमा। इसके फंक्शन हैं स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, सपोर्ट और स्ट्रेंथ। ज़्यादातर बेसिक फंक्शन यही टिश्यू कराता है। आसान भाषा में कहीं याद रखें तो ग्राउंड टिश्यू मेन बॉडी टिश्यू है। नेक्स्ट है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। यह कंडक्टिव टिश्यू से बना होता है। इसमें शामिल है जाइलम और फिलोम। इसके काम है वाटर ट्रांसपोर्ट करना, मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करना और फूड ट्रांसपोर्ट करना। मतलब आसान भाषा में कहें तो वस्कुलर टिश्यू ट्रांसपोर्ट सिस्टम टिश्यू है। नेक्स्ट है प्लांट टिश्यू सिस्टम फ्लो। प्लांट टिश्यू डर्मल टिश्यू सिस्टम, यानी यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिया गया है फ्लो चार्ट। आगे बढ़ते हैं रेडी टू गो बियॉन्ड कॉर्क कैम्बियम। यह एक रोचक जानकारी है कि यंग प्लांट्स में बाहरी प्रोटेक्टिव लेयर केवल एक लेयर की होती है, लेकिन जैसे जैसे प्लांट्स बड़ा होता है और स्टेम मोटी होती है तो ये बाहर नई प्रोटेक्टिव लेयर बनाने लगती है। इन लेयर्स को बनने वाली टिश्यू कॉर्क कैम्बियम कहलाता है। यह एक प्रकार का लेटरल मेरिस्टेम है। कॉर्क सेल्स कॉर्क कैम्बियम डिवाइड होकर कॉर्क सेल बनाती हैं। इनकी विशेषताएं ये हैं कि ये डेड सेल होती हैं, टाइटली पैक्ड होती हैं। इनमें सब्रीन नाम का एक सब्सटेंस पाया जाता है। सब्रीन यानी वाटर लॉस रोकता है, इंसेक्ट और हार्मफुल ऑर्गेनिज्म की रक्षा करता है। इंसेक्ट और हार्मफुल ऑर्गेनिज्म से रक्षा करता है सब्रीन। नेक्स्ट है बार्क फॉर्मेशन। समय के साथ कॉर्क सेल की नई लेयर्स बन जाती हैं। यही लेयर्स मिलकर बार्क यानी पेड़ की छाल बनाती हैं। नेक्स्ट है एनिमल टिश्यू। जैसे पौधों में सेल्स मिलकर अलग अलग फंक्शंस करती हैं, वैसे ही एनिमल्स में भी सेल्स ग्रुप्स बनाकर कुछ स्पेशलाइज फंक्शंस करते हैं। इन्हीं ग्रुप्स को टिश्यूज कहा जाता है। एनिमल टिश्यूज मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ नर्वस टिश्यू। इस पेज में हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यू शरीर की बाहरी कवरिंग बनाता है, जिसे हम स्किन कहते हैं। इसके अलावा यह शरीर के कई इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग भी बनाता है, जैसे माउथ, लंग्स, ब्लड वेसल, इंटेस्टाइन। इस टिश्यू की सेल आपस में बहुत क्लोजली पैक्ड होती है और इनके बीच बहुत कम स्पेस होता है। इसी वजह से यह टिश्यू शरीर की सुरक्षा करता है। फंक्शंस की बात करें
तो एपिथेलियल टिश्यू की कई इंपॉर्टेंट काम होती हैं, जैसे प्रोटेक्शन करना, एब्जॉर्प्शन करना, सीक्रेशन करना, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस और सेंसरी फंक्शन। तो एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है एक्सचेंज फंक्शन। कुछ एपिथेलियल टिश्यू लिक्विड और गैसेस के रैपिड डिफ्यूजन में मदद करती हैं। इसका स्ट्रक्चर है कि ये सिंगल लेयर होती है, सेल्स पतली और फ्लैट होती हैं। लोकेशन है इसकी ब्लड वेसल की लाइनिंग और लंग्स की लाइनिंग। एग्जाम्पल है, लंग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज इसी टिश्यू की मदद से होता है। सेकंड है प्रोटेक्शन फंक्शन। कुछ एपिथेलियल टिश्यू शरीर की को बाहरी नुकसान से बचाते हैं। इनका काम है मैकेनिकल इंजरी, फ्रिक्शन, जर्म्स एंड माइक्रोब्स। स्ट्रक्चर कई लेयर के सेल से बनी होती है, सेल टाइटली पैक्ड होती हैं। लोकेशन है इसकी स्किन, माउथ और ओसियोफोगस यानी भोजन की नली। एग्जाम्पल के लिए हमारी स्किन लगातार हमें चोट और जर्म्स से बनाती है। थर्ड, सीक्रेशन फंक्शन। कुछ एपिथेलियल सेल्स कुछ सब्सटेंस बनाती है और कुछ छोड़ती है। सीक्रेशन यानी जैसे म्यूकस, एंजाइम्स, हार्मोन्स, स्वेट, सलाइवा इन्हें बाहर निकालती है। स्ट्रक्चर है इसका क्यूबॉइडल या कोलुमनर सेल। सब्सटेंस बनाने के लिए स्पेशलाइज होते हैं। लोकेशन है इनका सलाइवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, स्टमक लाइनिंग। एग्जाम्पल के लिए सलाइवरी ग्लैंड्स द्वारा सलाइवे का सीक्रेशन बाहर निकालना। नेक्स्ट है सेंसरी फंक्शन। कुछ एपिथेलियल टिश्यू सेंसरी रिसेप्टर्स का कार्य करती हैं, जैसे डिटेक्ट करना स्मेल को, टेस्ट को, साउंड को और बैलेंस को। इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो स्पेशल रिसेप्टर्स सेल होती हैं इसमें। हेयर लाइक सीलियर मौजूद हो सकती हैं। लोकेशन है नोस्ट्रिल यानी नाक की नली, टेस्ट बड्स और इनर ईयर। नाक में गंध पहचानना और जीभ पर स्वाद पहचानना इसी का काम है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन फंक्शन। कुछ एपिथेलियल टिश्यू न्यूट्रिएंट्स और वाटर एब्जॉर्ब करती हैं। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंगल लेयर ऑफ टोल सेल होती है इसमें, पिलर लाइक अपीयरेंस होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। इसकी लोकेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन। एग्जाम्पल, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन भोजन के न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यूज। हाउ आर वेरियस पार्ट्स कनेक्टेड इन आवर बॉडी। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, कनेक्टिव टिश्यू वह टिश्यू है जो शरीर के अलग अलग भागों को जोड़ने और सहारा देने का काम करता है। ब्लड, बोन, कार्टिलेज, टेंडन और लिगामेंट सभी कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल है। इन सभी में मेन डिफरेंस इनके मैट्रिक्स में होता है। जैसे ब्लड का मैट्रिक्स फ्लूइड होता है यानी लिक्विड फॉर्म में, कार्टिलेज का मैट्रिक्स सॉफ्ट होता है और बोन का मैट्रिक्स हार्ड होता है। पहले पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है और इसका मैट्रिक्स प्लाज्मा कहलाता है। ब्लड में 3 मेन सेल्स होते हैं। फर्स्ट, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती हैं। वाइट ब्लड सेल बीमारियों से रक्षा करती हैं और प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग में मदद करती हैं। बात करें ब्लड के फंक्शंस की तो ये न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट करती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट और इम्यूनिटी देना, साथ ही ब्लड क्लोटिंग करना। नेक्स्ट है बोन। बोन शरीर को मजबूत ढांचा देता है। इसका मैट्रिक्स हार्ड होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड पाए जाते हैं। बोन के कामों की बात करें तो ये शरीर को सपोर्ट देता है, शरीर को एक अच्छा आकार देता है और इंटरनल ऑर्गन्स की रक्षा करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे स्कल हमारी ब्रेन की रक्षा करता है, हमारी पसलियाँ हमारे हार्ट और लंग्स की रक्षा करती हैं। नेक्स्ट है कार्टिलेज। कार्टिलेज एक मैट्रिक्स सॉफ्ट और जेली लाइक सब्सटेंस होता है। कार्टिलेज एक मैट्रिक्स सॉफ्ट और जेली लाइक होता है। ये बोन जितना कठोर नहीं होता। इसके कामों की बात करें तो कार्टिलेज की वजह से हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है यानी लचीलापन। बोन्स के सिरे पर क्यूशंस का कार्य करता है और शॉक एब्जॉर्प्शन में सहायता करता है। एग्जाम्पल है नोज, एक्सटर्नल ईयर और जॉइंट्स। ये सभी कार्टिलेज के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है टेंडन। टेंडन एक टफ कनेक्टिव टिश्यू होता है। यह मसल्स को बोन से जोड़ता है। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो टेंडन्स उस फोर्स को बोन तक पहुंचाता है। मतलब जब मसल्स सिकुड़ती हैं तो टेंडन्स उन फोर्स को, उस ताकत को बोन्स तक पहुंचाता है। इसी कारण मूवमेंट हो पाता है। यानी टेंडन्स मसल्स और बोन्स का जॉइंट है। नेक्स्ट है लिगामेंट। लिगामेंट मजबूत और फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसका काम बोन को बोन से जोड़ना होता है। मतलब
इंपॉर्टेंस है इसका, जॉइंट्स को ये स्टेबिलिटी देता है और डिसलोकेशन को रोकता है। आसान भाषा में कहें तो लिगामेंट बोन और बोन, दो हड्डियों के बीच का एक जॉइंट है। तो टेंडन्स मसल्स से बोन्स का जॉइंट होता है और लिगामेंट बोन टू बोन जॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक है मस्कुलर टिश्यू, कैन वी कंट्रोल मूवमेंट इन अवर बॉडी। अब हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मस्कुलर टिश्यू शरीर में मूवमेंट पैदा करती हैं। इनकी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करती है, यानी सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू भी 3 तरीके की होती हैं। पहला स्केलेटन मसल, सेकंड स्मूथ मसल और थर्ड कार्डिक मसल। फर्स्ट बात करते हैं स्केलेटल या स्ट्रेटेड मसल की। ये मसल्स हमारी हड्डियों से जुड़ी होती हैं। स्ट्रक्चर है इनका लॉन्ग सिलिंड्रिकल सेल्स, अनब्रांच मल्टी न्यूक्लिएट लाइट एंड डार्क बैंड्स। कंट्रोल के बारे में बात करें तो यह वॉलेंटरी मसल्स होती हैं, मतलब हम इन्हें अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकती हैं। इनका फंक्शन है, मतलब इनके काम करने का तरीका है इन मसल्स का वॉकिंग, रनिंग, राइटिंग, लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट। ये सारे काम हम इन्हीं मसल्स की वजह से कर सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आर्म्स की मसल्स। नेक्स्ट है स्मूथ या अनस्ट्रेटेड मसल्स। ये मसल्स अंदर के अंगों में पाए जाती हैं। जैसे इनका स्ट्रक्चर है स्पिंडल शेप सेल, सिंगल न्यूक्लियस और स्ट्रेशन नहीं होता। मतलब कंट्रोल के बारे में बात करें तो ये इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती हैं, यानी हम इन्हें अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते। लोकेशन है इनकी इंटेस्टाइन, स्टमक और ब्लड वेसल्स। एग्जाम्पल मतलब जैसे फ्लड का इंटेस्टाइन में आगे बढ़ना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। नेक्स्ट है कार्डिक मसल। यह मसल केवल हार्ट में पाई जाती है। इसका स्ट्रक्चर है सिलिंड्रिकल सेल, ब्रांच्ड, सिंगल न्यूक्लियस और फेंट स्ट्रेशन। यह भी इनवॉल्यूंटरी मसल है, लेकिन यह जीवन भर लगातार कार्य करता रहता है। फंक्शन है इसका कि हार्ट को लगातार धड़कने में सहायता करता है। नेक्स्ट टॉपिक नर्वस टिश्यू, हाउ डज द बॉडी सेंस, कम्युनिकेट एंड रिस्पॉन्ड। कि हमारा शरीर कैसे चीज़ों को पहचानता है, उनसे बात करता है और कैसे उन पर असर डालता है। नर्वस टिश्यू हमारे शरीर का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम बनाता है। यह शरीर के अलग अलग भागों के बीच मैसेज पहुंचाने का काम करता है, जिससे हम सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और किसी भी सिचुएशन पर रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ब्रेन, द कंट्रोल सेंटर। हमारे शरीर का मेन कंट्रोल सेंटर ब्रेन होता है। ब्रेन शरीर के अलग अलग एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है। ब्रेन की मदद से ही हम सोच सकते हैं, चीज़ों को याद रख सकते हैं, फैसले ले सकते हैं और शरीर से कोई एक्टिविटी कर सकती हैं या रिस्पॉन्स कर सकती हैं। मतलब पूरा कंट्रोल ब्रेन के पास होता है। नेक्स्ट है न्यूरॉन। न्यूरॉन बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यूज। मतलब नर्वस टिश्यूज की सेल्स को न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स कहा जाता है। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। न्यूरॉन का मेन काम मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना होता है। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। एक न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं। पहला सेल बॉडी। सेल बॉडी न्यूरॉन्स का मुख्य भाग होता है। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है और इसका काम सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना और न्यूरॉन्स को जिंदा रखना होता है। नेक्स्ट है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स ब्रांचेस की तरह दिखाई देती है। इनका काम है दूसरे न्यूरॉन्स से सिग्नल रिसीव करना और मैसेज को सेल बॉडी तक पहुंचाना। नेक्स्ट है एक्सोन। एक्सोन एक लंबी फाइबर होती है। इसका काम सेल बॉडी से मैसेज को आगे ले जाना और सिग्नल को दूसरी सेल्स तक पहुंचाना। एक्सोन के अंत में एक्सोन टर्मिनल्स होती हैं जो मैसेज को अगले न्यूरॉन या मसल्स तक भेजते हैं। नेक्स्ट है माइलिन सेथ। एक्सोन के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे माइलिन सेथ कहते हैं। इसका काम एक्सोन की सुरक्षा करना होता है और नर्व इंपल्स की स्पीड को बढ़ाना होता है। नेक्स्ट है नोड्स ऑफ रेनवियर। माइलिन सेथ के बीच बीच में छोटे गैप्स होते हैं जिन्हें नोड्स ऑफ रेनवायर कहते हैं। इनका काम मैसेज को तेज स्पीड से ट्रैवल कराने में सहायता करना होता है। नेक्स्ट है सिग्नल फ्लो इन अ न्यूरॉन। यहाँ पर हमें एक इंफॉर्मेशन दी गई है एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में। नेक्स्ट है द मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम। अब हम मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर मस्कुलो का मतलब है मसल और स्केलेटल का मतलब है स्केलेटन यानी हड्डियाँ। मतलब मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें मसल्स और बोन्स मिलकर काम करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम।
इसमें आती हैं बोन्स, मसल्स, जॉइंट, कार्टिलेज, टेंडन्स और लिगामेंट्स। फंक्शंस ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इसका काम क्या है? प्रोवाइड सपोर्ट, यानी शरीर को एक निश्चित शेप और सपोर्ट देना। यदि स्केलेटन ना हो तो हमारा शरीर खड़ा ही नहीं रह पाएगा। नेक्स्ट है हेल्प इन मूवमेंट, मतलब मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सिकुड़ती हैं, तो वे बोन्स को खींचती हैं, इससे मूवमेंट बनता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, राइडिंग, ये सभी हम इन मसल्स की वजह से ही कर पाते हैं। मेंटेन पोस्चर, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, यह सिस्टम शरीर को सीधा खड़े रखे रहने और सही पोस्चर बनाए रखने में सहायता करता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन, यह नाजुक ऑर्गन की रक्षा करता है। एग्जाम्पल हमने अभी पढ़े थे, स्कल ब्रेन की रक्षा करता है और रिब केज हार्ट और लंग्स की। नेक्स्ट है टेंडन्स एंड लिगामेंट्स रिवीजन। टेंडन्स के हमने बारे में पढ़ा कि टेंडन्स मसल्स को बोन से जोड़ता है और लिगामेंट बोन्स को बोन से जोड़ता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन हमारे शरीर के कुल वजन का लगभग 12 से 50% भाग बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम, यानी हमारे शरीर की हड्डियों का ढांचा। स्केलेटल सिस्टम शरीर को शेप, स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन देता है, यानी यदि हमारे शरीर में स्केलेटन ना हो तो हम सीधे खड़े भी नहीं रह पाएंगे। इसके इम्पोर्टेंट काम में शामिल है स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और रिब केज। इसमें पहला टॉपिक है बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइन। बैकबोन को वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइन भी कहा जाता है। यह कई छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है जिन्हें वर्टिब्रे कहते हैं। फंक्शंस ऑफ बैकबोन, इसका काम क्या है? सपोर्ट द बॉडी, यानी बैकबोन पूरे शरीर को सहारा देती है, इसी की वजह से हम सीधा खड़े रह पाते हैं। नेक्स्ट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित रहती है। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन और शरीर के बीच मैसेज पहुंचाने का काम करती है। नेक्स्ट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, दो वर्टिब्रे के बीच कार्टिलेज डिस्क होती है, यह क्यूशंस की तरह काम करती है। इससे झुकना, घूमना, मुड़ना आसान हो जाता है और स्पाइनल कॉर्ड को चोट नहीं लगती। यहाँ एक डायग्राम को ध्यान से देखिए और समझिए कि बैकबोन 5 भागों में कैसे बटी हुई है। फर्स्ट है यहाँ पर कैर्विकल रीजन, यह गर्दन की में स्थित होती है। इसमें 7 वर्टिब्रे होती हैं, यह सिर को सहारा देती है और गर्दन को घूमने में मदद करती है। नेक्स्ट है थोरैक रीजन, यह छाती वाले भाग में होती है। इसमें 12 वर्टिब्रे होती हैं। इन्हीं वर्टिब्रे से रिब्स जुड़ी होती हैं, यानी पसलियाँ जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट है लंबर रीजन, यह कमर में होती है। इसमें 5 वर्टिब्रे होती हैं, यह शरीर का ज़्यादातर भार उठाती हैं। नेक्स्ट है सैक्रम, यह 5 फ्यूजन वर्टिब्रे से बनी होती है। फ्यूज्ड का अर्थ है कई वर्टिब्रे आपस में जुड़कर एक हड्डी जैसी बन जाती हैं। नेक्स्ट है कोक्किस, यह बैकबोन का सबसे निचला भाग है। इसमें 4 फ्यूज्ड वर्टिब्रे होती है और इसे सामान्य भाषा में टेल बोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कार्टिलेज डिस्क बिटवीन वर्टिब्रे, डायग्राम में दिखाई गई नीली डिस्क को कार्टिलेज डिस्क कहती हैं। इसका काम शॉक एब्जॉर्प्शन की तरह काम करती है, चलने, दौड़ने और कूदने में के समय झटके को कम करती है। अब रिब केज को समझते हैं। रिब केज छाती के भाग में प्रेजेंट होती है। ये रिब केज यानी पसलियाँ छाती वाले हिस्से में होती है। यह 12 पेयर्स ऑफ रिब्स से मिलकर बनी होती है, यानी कुल 24 रिब्स होती हैं। इसका काम प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन, यानी रिब केज शरीर के इंपॉर्टेंट अंगों को की रक्षा करती हैं, जैसे हार्ट और लंग्स की। सांस लेने में मदद, रिब केज के सांस लेते समय रिब केज फैलता है, सांस छोड़ते समय रिब केज सिकुड़ता है। इसी से लंग्स को फैलना और सिकुड़ने की जगह मिलती है। यहाँ पर डायग्राम बी में रिब केज का डायग्राम दिखाया गया है। रिब्स 12 पेयर्स कर्ड बोन होती हैं। ये चेस्ट के चारों ओर प्रोटेक्टिव केज बनाती हैं, एक जाल की तरह। यहाँ पर स्टर्नम यानी ब्रेस्ट बोन दिखाया गया है। चेस्ट के बीच में स्थित लंबी हड्डी को स्टर्नम कहती हैं। इसे ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है। कई रिब्स सामने आकर स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। कोस्टल कार्टिलेज, रिब्स और स्टर्नम के बीच मौजूद फ्लेक्सिबल कार्टिलेज को कोस्टल कार्टिलेज कहती हैं। इसका काम रिब केज को फ्लेक्सिबिलिटी देती है और ब्रीथिंग को आसान बनाती है। अगर कार्टिलेज ना हो तो चेस्ट आसानी से एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिजिंग साइंस एंड सोसाइटी, योगा एंड हेल्थ। अब किताब में दिया गया विशेष सेक्शन पढ़ते हैं। योगा भारत की प्राचीन परंपरा का महत्वपूर्ण भाग है। इसमें शामिल है फिजिकल पोस्चर, ब्रीथिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन।
रिसर्चर्स को से पता चलता है कि योगा शरीर को अधिक लचीला बनाता है। इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी यानी शरीर को अधिक लचीला बनाता है। इम्प्रूव पोस्चर्स यानी बैठने और खड़े रहने की स्थिति बनाए रखने में मदद करता है। इम्प्रूव्स ब्रीथिंग यानी फेफड़ों में से सांस लेने में मदद करता है। रिड्यूस स्ट्रेस यानी मानसिक तनाव को कम करता है और प्रिवेंट्स लाइफस्टाइल डिजीज, कई लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियों से बचाने में मदद करती है। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। बेनिफिट्स ऑफ गुड लाइफस्टाइल, यदि हम सही पोस्चर रखें, पौष्टिक भोजन लें, नियमित एक्सरसाइज करें, योगा करें तो बोन्स मजबूत होंगी, मसल्स फिट रहेंगी, जॉइंट फ्लेक्सिबल रहेंगे और बॉडी स्टिफनेस कम होगी। नेक्स्ट टॉपिक है एग्रोबैक्टीरियम एंड प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्राउन गैल डिजीज, प्लांट पैथोलॉजिस्ट ने पौधों में एक रोग देखा जिसे क्रोन गैल डिजीज कहा जाता है। इस रोग में स्टेम पर ट्यूमर जैसी सूजन बनने लगती है। यह रोग एक बैक्टीरियम के कारण होता है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरिफेसिन। वैज्ञानिकों ने पाया कि यह बैक्टीरियम अपना जेनेटिक मटेरियल प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर करता है। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी। बाद में साइंटिस्ट ने इस क्षमता का इस्तेमाल प्लांट टिश्यू कल्चर और जेनेटिक इंजीनियरिंग में शुरू कर दिया। आज एग्रोबैक्टीरियम का इस्तेमाल यूजफुल जीन्स प्लांट्स में डालने के लिए, बेटर क्रॉप्स वैरायटी बनाने के लिए, डिजीज रेजिस्टेंस क्रॉप तैयार करने के लिए और वैल्यूएबल मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है थिंक एज अ साइंटिस्ट। फर्स्ट है FC स्टीवर्ट्स एक्सपेरिमेंट 1958 की सन 1958 में वैज्ञानिक FC स्टीवर्ट ने एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सिद्ध किया कि कैरेट की फिलोम सेल पूरे नए पौधे में विकसित हो सकती है। यह खोज पौधे की ग्रोथ और रीजनरेशन को समझाने में एक बड़ी उपलब्धि थी। स्टीवर्ट ने कैरेट से फिलोम सेल निकाली, फिर उन्होंने इन सेल को एक विशेष न्यूट्रिएंट्स मीडियम में रखवाया। इस न्यूट्रिएंट मीडियम में मौजूद थे शुगर, हार्मोन्स और आवश्यक पोषक तत्व। इन सब ने सेल की ग्रोथ में मदद की। शुरुआत में मैच्योर फिलम सेल ने अपना विशेष कार्य छोड़ दिया, वे वापस एक साधारण अवस्था में आ गई। इस प्रोसेस को कहते हैं डी डिफ्रेंशिएशन। डी डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? जब कोई स्पेशलाइज सेल अपनी स्पेशलाइजेशन खोकर फिर से डिवाइडिंग सेल बन जाती है तो उसे डी डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। नेक्स्ट आगे बताया गया है कि डिफ्रेंशिएशन के बाद सेल लगातार डिवाइड करने लगी। इससे अनडिफ्रेंशिएटेड सेल का एक ग्रुप बना। इस ग्रुप को कहते हैं कैलस। कैलस एक ऐसी सेल का ग्रुप होता है जिनका अभी कोई विशेष कार्य नहीं होता, वे आगे किसी भी टिश्यू में बदल सकती हैं। नेक्स्ट है रीडिफ्रेंशिएशन के बारे में कि कुछ समय बाद यही कैलस सेल्स फिर से स्पेशलाइज बनने लगी। इस प्रोसेस को कहते हैं रीडिफ्रेंशिएशन। रीडिफ्रेंशिएशन मतलब जब अनडिफ्रेंशिएटेड सेल किसी इंपॉर्टेंट टिश्यू या ऑर्गन में बदल जाती है तो उसे रीडिफ्रेंशिएशन कहते हैं। रीडिफ्रेंशिएशन के दौरान सेल्स ने रूट्स बनाई, शूट्स बनाई और धीरे धीरे पूरे प्लांट बॉडी विकसित होने लगी। कुछ समय बाद वही कुछ फिलोम सेल एक कंप्लीट प्लांट में बदल गई, यानी एक छोटी सी सेल से पूरा पौधा बन गया। स्टीवर्ट ने एक्सपेरिमेंट से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सामने आया, टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी यानी वह क्षमता जिसके द्वारा कोई मैच्योर प्लांट सेल अनडिफ्रेंशिएट हो सकती है, डिवाइड कर सकती है और रीडिफ्रेंशिएट होकर पूरा नया पौधा बना सकती है यदि उसे सही कंडीशन मिले। तो टोटीपोटेंसी सेल की तुलना अक्सर जाइगोट से की जाती है क्योंकि जाइगोट एक पूरे ऑर्गेनिज्म में विकसित हो सकता है। टोटीपोटेंसी प्लांट सेल भी पूरे प्लांट में विकसित हो सकती है, इसलिए दोनों में कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने की एक क्षमता होती है। अब बात करती हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट की। तो स्टीवर्ट ने केवल सेल को ग्रो ही नहीं किया बल्कि उन्होंने उसके फैक्टर्स के बारे में भी स्टडी की। फैक्टर्स में उन्होंने पढ़ा लाइट के बारे में, यानी उचित रोशनी ग्रोथ को पर असर डालती है। एयर यानी ऑक्सीजन और गैसों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट मीडियम कंपोजिशन यानी न्यूट्रिएंट मीडियम में मौजूद न्यूट्रिशन और हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो कंक्लूजन में ये पता लगा कि स्टीवर्ट ने पाया कि ये सभी फैक्टर सेल ग्रोथ और प्लांट फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट है फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न प्लांट टिश्यू कल्चर। स्टीवर्ट की रिसर्च ने आगे चलकर प्लांट टिश्यू कल्चर और प्लांट रीजनरेशन की नींव रखी। आज इसी तकनीक का इस्तेमाल करके हजारों पौधे प्रयोगशालाओं में तैयार किए जा रहे हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टीवर्ड एक्सपेरिमेंट का एक डायग्राम एक्सप्लेनेशन दिया गया है। पहले स्टेप में गाजर को सोर्स प्लांट के रूप में लिया गया है और इसे फिलोम सेल प्राप्त की गई है। सेकंड स्टेप में फिलोम सेल को शुगर और हार्मोन वाली न्यूट्रिशन मीडियम में रखा गया है। थर्ड स्टेप, सेल ने स्पेशलाइजेशन छोड़ दी, अनडिफरेंशिएट सेल का एक ग्रुप बना जिसे कैलस कहती हैं। स्टेप 4 में कैलस सेल ने रूट्स और शूट्स बनाना शुरू किया। स्टेप 5 में आप देखोगे कि रूट्स और शूट विकसित होकर एक पूरा नया प्लांट बन गया। तो आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज हम क्लास 9